चले हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी राइटिंग स्किल या लेखन शैली के ऊपर कि कैसे लेखन शैली का विकास किया जाए, हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल। उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है टेल वर्ड्स या पुछल्ले शब्द। क्या मतलब होता है उनका, कैसे हमें उन टेल वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। तो राइटिंग स्किल में मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें प्रश्न की डिमांड को सही तरीके से समझना होता है। अगर हमने सही तरीके से प्रश्न की डिमांड को समझ लिया तो आधा काम तो हम वहीं कर लेते हैं। स्पेशली जीएस के प्रश्न देखें, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न देखें, कई बार कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि प्रश्न की डिमांड को समझ लेना ही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात या चुनौती होती है। कुछ प्रश्न बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, लेकिन कई प्रश्नों में उनकी डिमांड समझना महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी जो उनके टेल वर्ड्स या पुछल्ले शब्द हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। टिप्पणी कीजिए लिखा है तो क्या मतलब है उस बात का, हमें क्या लिखना है। अगर डिस्कस कीजिए लिखा है या व्याख्या कीजिए तब हमें उसमें क्या लिखना है। समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जो ज़्यादा पॉपुलर टेल वर्ड्स हैं उनके मतलब क्या हैं। हालांकि अगेन आपके लिए तो अभी आगे की चीज़ें होंगी, जब आप पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को तब उसके बाद जब कहीं आंसर लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको वो काम करने होंगे। लेकिन मैं अब तक कई बार बता चुका हूँ कि जो काम आगे भी होने हैं वो शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे के लिए भी चीज़ें आपके दिमाग में रहें। क्या करना है, कैसे करना है, वो शुरू से ही आपको पता रहे। तो आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नों के अंत में दिए गए जो पुछल्ले शब्द होते हैं उनको आप कैसे समझें। तो कुछ जो पॉपुलर टेल वर्ड्स हैं हम एक एक करके उनकी बात करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन टेल वर्ड्स का मतलब क्या होता है और हमें फिर उन टेल वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आंसर लिखना होता है। तो यहाँ मुख्य परीक्षा का उद्देश्य लिखा है, इसकी मैं ऑलरेडी भी आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ चूंकि राइटिंग स्किल की टेल वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं जो कि मेंस में पूछे जाने हैं, तो फिर से यहाँ मैंने 4 लाइन में मुख्य परीक्षा का उद्देश्य लिखा है जो कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी विद्यार्थी में इस बात का पता लगाना नहीं है कि उसके पास किसी विषय की कितनी ज़्यादा जानकारियां हैं और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है। तो मैंने बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, सूचनाओं का संग्रहण, आपकी रटने की क्षमता, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में देखी जाती हैं। जो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है वो यह पता लगाना है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, बौद्धिक क्षमता, और वह अपने विषय को कितनी गहराई से समझता है। डेप्थ ऑफ नॉलेज, समझ की गहराई, समझ की गंभीरता कितनी है। आपका ऑप्शनल या जीएस की भी बात करें तो
आपने कितना बेहतर तरीके से अपने उस विषय को समझा है, और विषय को कितना बेहतर तरीके से समझा और जाना है या नहीं, ये पता लगेगा जो आप प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो पूछा गया है वही लिखना है, जितने शब्द में पूछा गया है उतने शब्द में लिखना है, जितने समय में कहा गया है उतने ही समय में लिखना है। ये सारे काम करने में वो जो टेल वर्ड्स हैं उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं बता रहा था कि अक्सर मैंने टेस्ट सीरीज में ये समस्या देखी, बहुत सारे लोग जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है कि वो उन टेल वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस बीपीएससी वाले लोग तो केवल प्रश्न पढ़ा और आंसर जितना जानते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से जुड़ा प्रश्न है तो बस अब राष्ट्रपति राज्यपाल देख लिया और उससे जुड़ी जितनी जानकारियां हैं सब लिख देना है। अब उसमें टिप्पणी लिखा है कि व्याख्या, इन बातों पे ध्यान ही नहीं है। और परिणाम की फिर जो प्रश्न की एक्चुअल डिमांड थी उसे नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो नंबर भी उतने नहीं मिल रहे, और समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ गलती हो गई हमसे। जब नंबर आए हैं, मार्कशीट आई है, तो अगले बार फिर वही गलती, तो जब तक अब वो बताया नहीं जाए एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा तब तक पता भी नहीं लग पाता है। तो हम इसीलिए शुरू में ही आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न के अंत में दिए गए पारिभाषिक शब्दों का विश्लेषण, जो ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, यहाँ आएंगे आपके सामने स्क्रीन पे। उनका क्या मतलब होता है वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और फिर हम एक प्रश्न का एग्जाम्पल लेंगे और उस बात को और आपको स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहला लिखा है, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए, विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, प्रकाश डालिए। सबका मतलब एक ही होता है, सबको ऑब्लिक करके हमने लिखा है। इंग्लिश में क्लैरिफाई हो जाएगा या डिस्कस हो जाएगा, मतलब इन सबका एक ही है। तो चाहे वो डिस्कस हो, चाहे एलैबोरेट हो, चाहे क्लैरिफाई हो, मतलब लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ध्यान दें। प्रश्न में उल्लिखित कथन या विचार का सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन, जो कि संभवतः कठिन प्रतीत होता है। स्वाभाविक सी बात है, 2 लाइन में कोई स्टेटमेंट लिखा है, बस अब हमें क्या करना है कि उसे अगर 200 शब्द में कहा गया है या 150 वर्ड्स में कहा गया है तो सिंपल शब्दों में हमें उसको लिख देना है। 2 लाइनों को 20 लाइनों में करना है, आसान या सरल शब्दों में, कि सामने वाला समझ जाए। मतलब ये देखिए लिखा है, समझाइए, या व्याख्या मतलब 2 को 20 लाइनों में कर दीजिए तो डिटेल कर दीजिए उसे, डिस्कस कर दीजिए उसे। उन 2 लाइनों को क्लैरिफाई कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए आप। उन 2 लाइनों पे लाइट या प्रकाश डालिए आप। तो सबका मतलब कमोबेश रूप में वही है कि 2 लाइनों को 20 लाइनों में कर देना है, आसान शब्दों में, सरल भाषा में, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए बात। तो अर्थात व्याख्या के अंतर्गत सरल एवं सहज तरीके से कथन को समझाना है, या कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। सरल सहज तरीके से अपनी बात कह देना ताकि सामने वाले को उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है 2 लाइन में है, 3 लाइन में है, हमें बस
यहाँ इतना करना है कि उस बात को 200 शब्द में लिख देना है, या 250 शब्द में, या 150 शब्द में, वो जितना हमसे कहा गया है। यूपीएससी में जनरली हम बात कर रहे थे 150 वर्ड्स के प्रश्न हैं, 250 वर्ड्स के प्रश्न हैं, 300 शब्द के प्रश्न लगभग। यूपीपीसीएस में भी लगभग वही स्थिति। बीपीएससी में फुल लेंथ क्वेश्चन मतलब 600 शब्द के क्वेश्चन है। राजस्थान वगैरह में तो देखते हैं 15 शब्द के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी में भी। तब ये फिर हर जगह डिपेंड करता है, बस हमसे जहां जितने शब्दों में अपेक्षा की गई है उतने शब्दों में हमें बात को लिख देना है। नीचे लिखा हुआ है कि वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज्यादा। तो एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है कि अगर वर्णन विवरण इस तरह के शब्दों का प्रयोग है तो अब अंतर क्या हो जाएगा कि इनमें हमें थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा डाल देना होगा। वैसे हम आपको बता रहे हैं कि व्याख्या का, वर्णन का, विवरण का मतलब एक ही है, लेकिन फिर थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है यहां हमने नीचे कि अगर वर्णन और विवरण लिखा है तो उसमें आपको फैक्ट की मात्रा थोड़ा बढ़ानी होगी। बाकी लिखे हैं व्याख्या स्पष्ट समझाइए तो आप थोड़ा कम फैक्ट रख सकते हैं, लेकिन वर्णन और विवरण है तो थोड़ा सा फैक्ट आपको बढ़ाना होता है। तो बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए एक एग्जाम्पल, यूपीएससी 2019 का जीएस का प्रश्न है, मिक्स लिया हमने क्योंकि ये तो ओवरऑल टॉपिक है जो हम आपसे अभी बात कर रहे हैं। तो 2019 यूपीएससी का प्रश्न है, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? हमें मतलब फिर देखिए किस बात से है, व्याख्या कीजिए। डू यू थिंक that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers, rather it is based on the principle of checks and balance? Explain। अब अभी हमें आज मतलब है explain से, व्याख्या कीजिए। 150 वर्ड्स हैं हमारे पास। तो मतलब कि जो ये करीब 25 शब्द तो यहां प्रश्न में ही लिखे हैं, 2-2.5 लाइनें। हमें बस अब इसको क्या करना है कि सरल और सहज शब्दों में 25 शब्द को बढ़ा के 150 शब्द में कर देना है। तो ये लास्ट क्लास में भी हम चर्चा कर रहे थे, तब सेंस हमारा दूसरा था। हाँ, एग्जाम्पल हमने यही रखा था चूंकि सबसे लेटेस्ट प्रश्न था 2019 का। यहाँ प्रश्न है वो, लेकिन अब यहाँ हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो टेल वर्ड है उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हमारी बात है। व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन लिखा है, डिस्कस का मतलब भी वही, डिस्कस हो जाता, एक्सप्लेन हो जाता। इनफैक्ट कई बार हम देखते हैं कि हिंदी में हमारे पास शब्द ज्यादा हैं, चाचा मामा फूफा ताऊ, इंग्लिश में सबके लिए कीवर्ड होता है अंकल। तो यहां भी हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं, वर्णन विवरण व्याख्या, इस पर दुनिया भर के। इंग्लिश में तो गिने चुने, एक्सप्लेन डिस्कस एलाबोरेट।
तो इन सब मामलों में हम देखते हैं कि हिंदी ज़्यादा समृद्ध भाषा है। तो हमें भारत के संविधान के आधार पर बताना है कि कैसे हमारे देश में, हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंस, संतुलन एवं अवरोध के सिद्धांत को अपनाया गया है, ना कि कठोर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को। तो हम बात कर रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें होता है चेक्स एंड बैलेंस। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। हर अंग के कार्यों की भूमिका दूसरे अंग के कार्यों में देखने को मिलती है। दोहरी सदस्यता का सिद्धांत होता है, डुअल मेंबरशिप। परिणाम होता है कि जो मंत्री होता है वो सांसद भी होता है, मतलब कार्यपालिका का गठन हम विधायिका के सदस्यों में से करते हैं। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे विधायिका में लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, तो परिणाम की विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। लेकिन जब तक कार्यपालिका का बहुमत होता है तब तक विधायिका में भी होता वही है जो कार्यपालिका चाहती है, मतलब कार्यपालिका विधायिका को कंट्रोल करती है। तो चेक्स एंड बैलेंस होता है। न्यायपालिका या जुडिशियरी भी इस चेक्स एंड बैलेंस के खेल में शामिल होती है। तो हमें 150 शब्द में अपनी बात कहनी है, दिखाना है कि हाँ कैसे हमने चेक्स एंड बैलेंस को अपनाया है, और शक्तियों का कठोर पृथक्करण जो कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या अध्यक्षीय शासन वाले देशों में होता है, वैसा हमारे यहाँ हमने नहीं किया है। तो आसान शब्दों में 150 शब्द में हमें अपनी बात कह देनी है, व्याख्या एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये था एक्सप्लेन, व्याख्या, विवरण या और जो आप देख रहे हैं। अगला देखिए, टिप्पणी कीजिए, कमेंट। टिप्पणी कीजिए या कमेंट। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको यूपीएससी में, यूपी में, बिहार में, हर जगह टिप्पणी या कमेंट बहुत पॉपुलर टेल वर्ड है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रश्न में उल्लिखित कथन के बारे में अपना दृष्टिकोण या मत प्रकट करना। प्रश्न में उल्लिखित कथन के बारे में अपना दृष्टिकोण, योर ओन व्यू, अपना दृष्टिकोण या मत प्रकट करना। इस प्रकार के उत्तरों में सीधे सीधे दिए गए कथन पर अपने विचार देना है। ये विचार देखिए ध्यान से, ये विचार कथन से मेल खाते हुए हो सकते हैं, विरोध में भी हो सकते हैं, या एक बीच का रास्ता भी चुना जा सकता है। मतलब 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों का। जहां टिप्पणी कीजिए लिखा हुआ है या कमेंट लिखा हुआ है। एक रास्ता है कि आप उस कथन के पक्ष में लिखें, दूसरा है कि आप उस कथन के विपक्ष में लिखें, विरोध, और तीसरा है कि आप बीच का रास्ता चुनें, मिडिल पाथ, संतुलित रवैया। 3 ऑप्शन हैं, 3 तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब फ्रीडम ज्यादा है आपके पास। व्याख्या में फ्रीडम नहीं थी, वहां तो जो 2 लाइन स्टेटमेंट लिखी थी उनको डिटेल आपको कर देना था, डिस्कस कर देना था, एक्सप्लेन करना था। लेकिन यहां फ्रीडम है
तीन रास्ते हैं, किस पे चलना है मर्जी आपकी है, पक्ष, विपक्ष या बीच का रास्ता। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं वह उपयुक्त तथा पर्याप्त तर्क पर आधारित हो। अगर आप दिए गए कथन का विरोध करेंगे तो भाई तर्क भी तो होगा कि क्यों विरोध कर रहे हैं आप उसका। अगर आप दिए गए कथन का समर्थन करेंगे तो तर्क भी तो होगा कि क्यों समर्थन कर रहे हैं आप उसका। और अगर आप बीच का रास्ता चुन रहे तो भाई वो तर्क होंगे आपके पास। अतः कथन का स्वरूप समझने की आवश्यकता है, नेचर समझना पड़ेगा हमें कथन का, और तब फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हाँ, ये भी बता दूं मैं आपको कि जनरली हम जो पहला रास्ता है उसको चुनते हैं कि कथन के पक्ष में लिखें, या तीसरा रास्ता चुनते हैं कि बीच वाला, दूसरे को जनरली अवॉइड किया जाता है। तो पहला और या तीसरा, जनरली इन दो में से ही हम किसी को चुनते हैं। है तीसरा दूसरा भी कि एकदम विपक्ष या विरोध, लेकिन जनरली हम उसे अवॉइड करते हैं। अगर किसी विद्वान का ही कोई स्टेटमेंट दिया गया है, किसी ने कुछ कहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत होगा। कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो सोच के उसने कहा होगा। तो हम एकदम सिरे से खारिज कर दें उसकी बात को। भारत में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, टिप्पणी कीजिए। तो अब तीनों विकल्प हैं आपके पास। एक विकल्प है कि आप दिखाइए कि हां संविधान लोकतंत्र खतरे में है, तर्क होने चाहिए कैसे है खतरे में, बताइए। दूसरा है कि नहीं, बिल्कुल गलत बात लिखी है, संविधान लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तर्क होगा हमारे पास। और तीसरी बात है कि बीच का रास्ता, थोड़ा ये भी दिखाएं कि खतरे में है, थोड़ा ये भी दिखाएं कि खतरे में नहीं है, और तब कंक्लूड करें। तो अब तीन रास्ते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है आपके ऊपर है। बस हमने कहा कि जो भी रास्ता चुने पर्याप्त तर्क होने चाहिए। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र संविधान खतरे में है, तो अब हम सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते उसकी बात को। सरकार कह रही है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी चीजें सब तो हैं, हम सरकार की बात को भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में बेटर है कि हम बीच का रास्ता चुने, हम दोनों चीजें दिखा दें और फिर कंक्लूड करें। तो हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है। इसीलिए वो लास्ट में लाइन लिखी गई है कि हमें प्रश्न के नेचर या उसके स्वरूप को समझने की जरूरत होती है। तीन विकल्प हैं हमारे पास। यहां देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, यूपीएससी 2019 का ही प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर
एक सीमित प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. कमेंट। तो देखिए, टिप्पणी कीजिए या कमेंट। हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाया जो पूछे गए हैं यूपीएससी में, ताकि ज़्यादा बेहतर ढंग से मैं आपको बात को समझा सकूं। और वैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हम प्रश्न अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि भारत में संविधान लोकतंत्र खतरे में है, टिप्पणी कीजिए। यहां इन्होंने देखिए महिलाओं के आरक्षण की बात की है कि पितृतंत्रात्मक जो हमारा समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उस पर बड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट है, सीमित प्रभाव है। तो अब जैसा हमने कहा, 3 विकल्प हैं हमारे पास। टिप्पणी है, चूंकि टिप्पणी है तो 3 विकल्प हैं। एक विकल्प कि हम दिखाएं, हां बिल्कुल सही बात है, सीमित प्रभाव पड़ा है, मतलब स्टेटमेंट के पक्ष में। दूसरा, हम दिखाएं कि नहीं गलत बात है, बहुत व्यापक प्रभाव है। कैसे आप कह रहे हैं कि सीमित? हम नहीं है इस बात से सहमत। और तीसरा, जैसा हम बात कर रहे हैं कि मध्य मार्ग, हम बस इन दोनों को मिश्रित रूप में दिखाएं कि कुछ सेक्टर्स में, कुछ मामलों में, कुछ राज्यों में अच्छा काम हुआ है, कुछ में उतना नहीं हुआ है अच्छा, तो हमें कुछ और करने की जरूरत है। तो हम दोनों को मिला दें आपस में। अब जनरली यहां जैसा मैंने कहा 3 विकल्प हैं, लेकिन उन 3 में भी पहली बात तो कि टोटली आपका विवेक है, आपकी मर्जी है। आप तीनों में से किसी भी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि टिप्पणी का मतलब ही है आपके अपने विचार, योर्स ओन व्यूज। फ्रीडम है आपको, तीनों में से आप कुछ भी चुनिए। तर्क के साथ लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो 3 में से कुछ भी चुनेंगे। तो पहली बात तो ये आपका अपना विवेक होता है, आपका अपना विचार। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं कि या तो पक्ष में लिखते हैं कि सही बात है, सीमित प्रभाव है, कैसे तर्क दे देंगे, या बीच का रास्ता चुनते हैं कि भाई दोनों चीजें हैं। जनरली 2 को चुना जाता है, लेकिन उसमें भी मर्जी आपकी है। जो मैंने एक प्रश्न अपनी तरफ से बताया कि लोकतंत्र तो संविधान खतरे में है, अब आप ये वाला भी चुन सकते हैं, दूसरा वाला विरोध में कि नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं है संविधान लोकतंत्र खतरे में। भाई अगर आप मोदी समर्थक हैं बीजेपी के, तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है लोकतंत्र संविधान खतरे में। बात यहां मोदी समर्थक की नहीं है, भाई सोशल एक्टिविस्ट ने ज्यादा फैला दिया है उस बात को। अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज से 5 साल पहले था और आज ना हो। हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है, आतंकवाद कम हुआ, ये जरूर है। अदरवाइज तो उस तरह के स्टेटमेंट में आप वो रास्ता भी चुन सकते हैं कि एकदम अगेंस्ट लिख दें आप। प्रश्न पूछा गया कि टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों को नजरअंदाज किया, टिप्पणी कीजिए। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर एक थिंकर हम पढ़ेंगे, उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें ये आलोचना की जाती है टेलर की कि उन्होंने जो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है।
बाईपास कर दिया। अब हम वहां कहते हैं कि नहीं, आप एकदम उल्टा लिखिए कि बिल्कुल गलत बात है, बाईपास नहीं किया है। हम बता रहे कि कैसे कैसे टेलर ने सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा है, तो हम एकदम लिख सकते हैं विपरीत। तो ये डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के नेचर के ऊपर। चुनना कोई भी विकल्प आपको आजादी है, बस तर्क के साथ। यहां बस अब हम दिखा सकते हैं कि सही बात है। हमने महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया है, 33% आरक्षण है, कहीं कहीं तो कई राज्यों में 50% आरक्षण भी हो गया है, महिलाएं उससे ज़्यादा ही चुन के आ रही हैं। लेकिन कामकाज एसपी संभाल रहे हैं, सरपंच पति। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की। महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, सरपंच चुनी जा रही हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति अभी भी दयनीय है, नाम के लिए चुनी जा रही हैं। महिलाओं की साक्षरता दर हमारे देश में पुरुषों की साक्षरता दर से तुलनात्मक रूप में कम है। तो अब बहुत सारे इशू हैं। तो हम इस बात के समर्थन में लिख सकते हैं कि हाँ सही बात है। ये देखिए तर्क है, ये डेटा भी, यहाँ हम इस तरह के प्रश्न में डेटा भी दिखा सकते हैं। या दूसरी बात भी कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सीमित प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ा है। 50% महिलाएं चुनी गई हैं पंच सरपंच, तो उन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आजकल तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि MBA करने के बाद लड़कियां नौकरी छोड़ छोड़ के, मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरी छोड़ छोड़ के लड़कियां आ रही हैं, पंच सरपंच बन रही हैं, चुनाव लड़। बहुत सारी केस स्टडी। गांव की तस्वीर बदलने में बहुत सारी महिलाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से काम हुए हैं। तो हम अब दूसरा पक्ष भी कि नहीं, हम नहीं हैं सहमत इस बात से, और या बीच का रास्ता, हम दोनों चीजें दिखाएं कि कैसे सीमित प्रभाव के सेंस में कैसे बड़े अच्छे काम हुए हैं, और तब कंक्लूड कर दें। तो फ्रीडम आपके पास होती है। कमेंट या टिप्पणी कीजिए। अगला देखिए, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। कई प्रश्नों में ऐसा लिखा होगा कि डू यू एग्री या क्या आप सहमत हैं। इसका मतलब क्या है। इस पहलू पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर विषयों में असहमति के बिंदु भी बताने या दर्शाने होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि आप सहमत हैं, मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम सहमत नहीं हैं, या 50% सहमत है। तो अगेन हमारी राय पूछी जा रही है, तो कुछ कुछ आप देखेंगे कमेंट से ही मिलता जुलता हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमें फ्रीडम है कि उस स्टेटमेंट के पक्ष विपक्ष या बीच का रास्ता, और यहां हमारी राय पूछी जा रही है, तो अगेन काफी हद तक हो गया कमेंट जैसा ही नेचर, क्योंकि हमारी राय फिर पक्ष में भी हो सकती है, विपक्ष में। हम सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या 50% 60% सहमत हो सकते हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि हो जाएगा कमेंट वाला नेचर ही, कि क्या आप सहमत हैं पूछा जाएगा, तो हमें सहमति के साथ साथ असहमति के बिंदु भी दर्शाने होंगे। देखिए प्रश्न है, यूपीएससी का ही प्रश्न है, वो ईयर मिस हो गया होगा, ध्यान उतना हमने नहीं दिया। पवेट का प्रश्न है ये। यह कहा जाता है कि हाल के वर्षों में
भारतीय संसद की छवि और प्रभाव में भारी गिरावट आई है। आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं? It is said that the image and influence of Indian Parliament have suffered a serious decline in recent years. How far do you agree with this viewpoint? तो देखिए अब आप, हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। स्टेटमेंट भी ऐसा होता है कि वो हमें फंसाना चाहता है। हम पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे कि हां बिल्कुल भारतीय संसद के छवि में और प्रभाव में भारी गिरावट आई है। हमें यहां असहमति भी दिखानी होगी कि नहीं, पूरी तरह से हम सहमत नहीं हैं इस स्टेटमेंट से। कुछ हैं चीजें, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब एक तरह से कहें टिप्पणी में जो बीच वाला रास्ता है वो। तो हमें यह भी दिखाना होगा कि यहां संसद का कैसे छवि प्रभाव गिरा है, हो हंगामे की भेंट कैसे चल रहे हैं सत्र। विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वैसे खूब ट्विटर खेलते हैं रोज, और जब संसद का मानसून सत्र शुरू होता है तो अपनी माताजी को लेकर विदेश चले जाते हैं इलाज के नाम पे। जिस दिन शुरू होता है उसी के एक दिन पहले उनकी फ्लाइट होती है, और जिस दिन खत्म होता है उसके अगले दिन वापसी की फ्लाइट होती है। और वैसे रोज ट्विटर पे खूब ट्वीट करके खेलते हैं। तो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है, लेकिन हम तो अभी आपको समझाना चाह रहे हैं मर्म। या खुद जहां राज्य में सरकारें हैं तो प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर ना हो, लेकिन जब संसद में नहीं होता है कोरोना की वजह से तो हो हंगामा होता है। किसी भी मुद्दे बात को पकड़ के बैठ जाना है बच्चों जैसे, बस उसको 6 महीने साल भर तक। या कहने का मतलब कि हमें दिखाना है कि एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद के, कितनी बैठकें होती हैं, उसमें कितना कामकाज होता है, हो हंगामा कितना हो रहा है। आजकल ध्वनि मत से विधेयक पारित हो जा रहे हैं, वॉकआउट की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एकजुट विपक्ष नहीं है, सरकार भी बाईपास कर जा रही है विपक्ष की इच्छाओं को। बहुमत है तो हमें दिखाना है कि हां, लेकिन फिर दूसरा पक्ष भी दिखाना है। उसके लिए आप डेटा उठा सकते हैं कि पिछले लोकसभाएं देखें, उनमें संसद ने कितना काम किया, वर्तमान संसद ने कितना काम किया है। स्पेशली पीछे अखबार में डेटास थे, राज्यसभा ने तो रिकॉर्ड काम किए हैं इस दौरान। लोकसभा में भी जितने बिल पारित हो रहे हैं, भले जैसे भी, उतने नहीं हुए हैं पहले पारित। थोड़ा सा भी हो हंगामा होता था, तुरंत संयुक्त संसदीय समिति को भेज दो, तुरंत टाल मटोल कर दो, तो लोकतंत्र के नाम पे वो पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति देखी जाती थी, डिसीजन होते ही नहीं थे। अब कम से कम डिसीजन हो रहे हैं। तो हमें दोनों पक्ष दिखाने हैं कि हां, कुछ बातें हैं ऐसी जिन्होंने संसद की छवि को गिराया है, लेकिन हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। तो लगभग हमने कहा कमेंट वाला नेचर हो गया कि सहमति भी असहमति भी, मतलब बीच का रास्ता। तो डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं?